और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 को कवर करेंगे। 3.5 में जितने भी प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 का कहना है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कहने का अर्थ हुआ हल ज्ञात करना है हमें, वो भी किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। देखिए द्विघात समीकरण को प्रॉपर हम 3 तरीका से हल कर सकते हैं। एक तो हो गया द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से हम लोग हल कर सकते हैं, या नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, और फिर या नहीं तो गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है उसमें सवाल का कहना है कि जो भी द्विघात समीकरण हो उसे गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए दो प्रोसेस है। गुणनखंड विधि भी दो प्रोसेस से हल हो सकता है, या तो डायरेक्ट कॉमन निकल कर एक आप हल कर लीजिए, डायरेक्ट कॉमन। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़े होंगे द्विघात समीकरण के प्रकार, उसमें हम लोग पढ़ेंगे होंगे एक शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, मतलब जो गुणनखंड विधि होता है, वो दो तरीका से टूटता है, या तो शुद्ध द्विघात समीकरण से टूट जाएगा या फिर अशुद्ध द्विघात समीकरण से। शुद्ध द्विघात समीकरण को तोड़ना बेहद ही आसान होता है, उसमें डायरेक्ट कॉमन निकल जाता है। उसका जो फॉर्म होता है ना, x² बराबर, इस टाइप से जो समीकरण होते हैं इसे बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसे हल करना बेहद ही आसान होता है। तो इस टाइप का भी समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या नहीं तो इस टाइप का भी समीकरण हो तो उसे हम लोग गुणनखंड, ये हो गया अशुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण, ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण। तो द्विघात समीकरण को प्रॉपर 3 विधि से हल कर सकते हैं। इस सवाल को बोला जा रहा है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए दो प्रोसेस है इसमें भी, या तो आप कॉमन निकाल कर हल कर लीजिए, या नहीं तो फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़िए। तो इसमें जो भी सवाल है, इस 1 नंबर में जो भी सवाल पूछा गया हुआ है उसे हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करके हल करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रश्न का कहना है कि x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका पहला पद है x² और लास्ट पद है -10। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखा जाए तो x² है, लास्ट है -10, गुना करेंगे तो -10x² हो जाएगा। इतना करने के बाद ये जो संख्यात्मक वैल्यू प्राप्त होता है इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना पड़ता है, और अभाज्य गुणनखंड तोड़ के ये जो मिडिल वाला संख्या है इतना हमें लाना पड़ता है। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो गया 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 × 5। अब हमें ये जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 10 का, 1, 2 और 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 10 का। इस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमें 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए 2 × 2 और फिर 5, तो 2 और 5 आ गया। तो 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब फिर इस दोनों का जो गुणनफल हो वो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर भी आना चाहिए। तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 3। इसी को बोला जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट। फिर देखिए आगे क्या प्रोसेस होता है, इसमें बनाते कैसे। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ समीकरण को नोट करेंगे, एग्जाम में भी आप इसी टाइप से बनाइएगा। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़े हैं तो देखे हैं क्या आ रहा है, 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 से आ जाएगा 3 और 5 दूना 10 भी हो जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा x², ये जो -3 है इस -3 के जगह पे लिख सकते हैं -3 लाना है तो -5 में से +2 घटा देंगे तो आ जाएगा -3। मतलब -3 लाने के लिए हम लोग लिखेंगे -5x प्लस 2x। -5x में से +2x चला जाएगा तो हो जाएगा -3x। तो इस टाइप से माइनस प्लस अपने हाथ में रहता है, माइनस प्लस देख लेना होगा कि हमें माइनस में लाना है या प्लस में लाना है, उसी हिसाब से ये प्रोसेस जोड़ घटाव करना पड़ता है हमें। तो फिर यहाँ लिखा जाएगा -5x फिर +2x और फिर -10 इक्वल टू 0। अब फिर करते क्या है, इस 4 पद हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो स्टार्टिंग के 2 पद और लास्ट का 2 पद, इस दोनों पद में लिखेंगे कुछ कॉमन है या नहीं, फिर इस दोनों पद में लिखेंगे कुछ कॉमन है या नहीं। लेकिन यहाँ जो कॉमन आने के बाद जो शेष बचेगा और यहाँ जो कॉमन आने के बाद शेष बचेगा, दोनों में समान होना चाहिए। मतलब दोनों में कॉमन निकलने के बाद जो भी अंदर बचेगा वो दोनों में समान होना चाहिए, तभी फर्स्ट इंटू लास्ट सही होगा अथवा गलत होगा।
तो देखा जाए तो इस दोनों में x कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है, तो x को हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो x जब कॉमन निकल जाएगा तो लिखा जाएगा x माइनस 5। फिर इस दोनों में प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 5 गुना 10 इक्वल टू 0। इसमें से 2 निकला तो 2 आ गया बाहर, इसमें से 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार लग जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों ही पद में x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन निकल गया। फिर से ये एक पद हो गया अब, और फिर दूसरा पद ये हो गया। इस दोनों पद में देखा जाए तो x माइनस 5 और x माइनस 5 फिर से कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x, अब फिर ये प्लस, अब फिर ये 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया x माइनस 5 और x प्लस 2, तो अब यहाँ से लिखा जाएगा क्या, एक बार ये गुना में है तो एक बार ये इतना बराबर 0 हो जाएगा और फिर एक बार इतना बराबर 0 होगा, मतलब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा x माइनस 5, तो बच जाएगा ये। अब फिर इतना बराबर, इतना को भी हम लाएंगे यहाँ बटा में, तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब एक बार ये होगा इतना बराबर 0, फिर एक बार इतना बराबर 0। जैसे 2 गुने 3 बराबर सपोज दैट मान लेते हैं 6 है, तो इधर जो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में लिख सकते हैं, इधर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब लिखा क्या जाएगा, जब क्या है x माइनस 5 और x प्लस 2, तो जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 और फिर जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, इसीलिए x इक्वल टू आ गया 5। फिर ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये आपका हल निकल गया। तो लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट हल x इक्वल टू 5 तथा x इक्वल टू माइनस 2। इस टाइप से ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर आगे ये प्रश्न कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर इसका हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ समीकरण को नोट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट हो गया 2x स्क्वायर और लास्ट हो गया माइनस का 6। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। फिर 12 का आवाज गुणनखंड तोड़ना है और लाना है हमें, यहाँ में कुछ है तो 1, तो हमें लाना है 12 का आवाज गुणनखंड करेंगे 4 और 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, आवाज गुणनखंड तोड़ने के बाद जो भी प्राप्त हो उसके हिसाब से 4 और 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो प्लस का 1 लाना है कि माइनस का, तो प्लस का 1 लाना है, तो लिखा क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर उसी टाइप से देखेंगे कि इन दोनों पद में कॉमन क्या है, तो इस दोनों पद में 2 भी कॉमन है, 2 एकाई 2, 2 दूना 4, और दोनों पद में x भी कॉमन है। तो 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x जब कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस x गया बाहर और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार। फिर इन दोनों ही पद में फिर से देखा जाए कॉमन, तो इन दोनों पद में यहाँ देखा जाए तो यहाँ x प्लस में है और यहाँ x माइनस में है, तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकालेंगे और दोनों में से 3 कॉमन निकलने वाला है, अर्थात -3 हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो -3 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर बच जाएगा x, फिर इस माइनस ये निकल गया बाहर तो ये हो जाएगा प्लस और 3 दूना 6 इक्वल टू 0। फिर से देखा जाए तो दोनों ही पद में x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 जब कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर से गुणनखंड आ गया, लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लिखा गया जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान याद करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए ये प्लस का x उधर गया तो प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, फिर ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 बटा, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x का 2 वैल्यू निकला, एक आ गया माइनस का 2 और दूसरा आ गया 3 बटा 2। तो लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट हल x इक्वल टू -2
तथा x इक्वल टू 3/2। इस टाइप से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो। फिर आगे ये 3 नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर से अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखा जाए तो रूट अंडर 2x² लास्ट है 5√2। जब रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 से गुना होगा, मतलब हालांकि ये पूरा को गुना करना है तो पहले रूट का गुना कर लेते हैं। रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर ये 5 का हो जाएगा 5 और x² का x², तो 5 दूना 10x²। हमें लाना है मिडिल वाला टर्म कितना 7x, तो 7 लाने के लिए 5 और 2, 5 दूना 10 आ जाएगा और 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो लिखा गया आ जाएगा रूट अंडर 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इस टाइप से अब देखा जाए तो इस फिर दोनों में कॉमन देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन क्या है। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल x ही कॉमन है। तो x को बाहर निकालेंगे, तो x जब बाहर निकलेगा तो रूट अंडर 2 अपनी जगह पे x² में से x निकला तो x गया बाहर तो बच गया 5। फिर उसी प्रकार इस दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इस दोनों में देखा जाए तो ये जो 2 है ना, इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 गुने रूट अंडर 2। इस 2 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 2। मतलब ये हुआ इस रूट 2 में इस 2 में 2 ठो रूट 2 है, तो एक रूट 2 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो इसमें बच जाएगा एक रूट अंडर 2। तो फिर मतलब हम कॉमन निकालेंगे रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 कॉमन निकलेगा तो इसमें 2 रूट है, तो एक रूट निकल गया तो बच गया रूट अंडर 2। फिर x अपने जगह पे, फिर से 5 अपने जगह पे और रूट अंडर 2 बाहर निकल गया, बच हो गया 0। फिर आगे देखा जाए दोनों ही पद में, तो दोनों ही पद में रूट अंडर 2x प्लस 5 और रूट अंडर 2x प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकल गया रूट अंडर 2x प्लस 5, तो अंदर बचेगा x प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। अब यहां से गुणनखंड आ गया तो लिखा जाएगा जब रूट अंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर जब x प्लस रूट अंडर 2, फिर जब x प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये जो प्लस का 5 है इधर आएगा तो माइनस का 5, तो रूट अंडर 2x बराबर -5, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा -5 बटा रूट अंडर 2। यहाँ से ये x का वैल्यू हो गया, ये जो प्लस रूट 2 है उधर जाएगा तो माइनस, तो लिखा जाएगा क्या, इसीलिए x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2। तो x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया -5 बटा रूट अंडर 2, दूसरा आ गया माइनस रूट अंडर 2। इसी टाइप से आप लोग अतः लिख लीजिएगा। फिर आगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को नोट करते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण है 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी कोई गुणनखंड हो वो बट्टा में हो, तो बट्टा में हो तो गुणनखंड हमें निकालना हो तो समीकरण का, तो सबसे पहले उसे सरल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बटा वर्ग हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे, इसे सरल कर लेंगे और यहाँ ना कुछ है एक देकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जिससे ये सामान्य रूप में आएगा, अर्थात बटा हट जाएगा। तो यहाँ ना कुछ है तो 1 दे देंगे, यहाँ भी ना कुछ है तो 1 दे देंगे और बटा वर्ग जोड़ घटाव कर लेते हैं। 1 और 8 का लसा हो जाएगा 8। अब क्या करेंगे, 1 से 8 भाग देंगे तो 8 बार, तो 8 दूना हो जाएगा 16x²। फिर -1 से जब 8 भाग देंगे 8 बार तो 8 गुना x हो गया 8x। फिर प्लस 8 से 8 भाग देंगे 1 बार तो 1 इकाई 1 बराबर 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस पूरा का गुना होगा 1 से और 8 का गुना होगा 0 से, तिरछा तिरछी गुना। तो इस पूरा में जब 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा उतरेगा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 8 गुने हो गया 0, ये 0 हो गया।
अब यहाँ से फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट हो गया 16x² और लास्ट है 1, गुना करेंगे तो हो जाएगा 16x²। 16 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के हमें लाना है 8। तो 8 लाने के लिए 16 का अभाज्य गुणनखंड कर तोड़ेंगे तो 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, इस टाइप से। तो देखा जाए तो 2 गुने 2 गुने 1 को एक साथ ले लेंगे, फिर 2 गुने 2 को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से भी आ गया 4 और यहाँ से भी आ गया 4। 4 और 4 को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 8, और जब 4 और 4 को गुना किया जाए तो हो जाएगा 16। तो इस टाइप से ये फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया। तो लिखा गया जाएगा 16x²। अब माइनस 8x लाना है तो माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों पद में देखा जाए कॉमन, तो दोनों में 4 कॉमन है और दोनों में x कॉमन है। तो 4x को हम लोग कॉमन निकालेंगे। लिखेंगे क्या, 4x जब कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा 4। 16x² में से 4x निकल गया तो 4x, फिर माइनस 4x का 4x कॉमन निकल गया तो हो गया 1, फिर ब्रैकेट बंद। फिर देखा जाए इस दोनों में, तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बशर्ते यहाँ पे x प्लस में था, यहाँ पे x माइनस में है, तो हमें माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो -1 कॉमन निकल जाएगा। तो लिखा गया जाएगा -1 कॉमन निकल जाएगा, तो -1 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा 4x, और जो प्लस था अब वो हो जाएगा -1 का 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ही पद में से 4x - 1 बाहर निकल गया तो अंदर बच जाएगा 4x, अब फिर से ये -1 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया। फिर लिखेंगे जब 4x - 1 इक्वल टू 0, फिर जब 4x - 1 इक्वल टू 0। अब ये जो -1 है उधर जाएगा तो +1, तो 4x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/4, ये x का वैल्यू हो गया। फिर उसी टाइप से यहाँ भी ये जो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/4। इस टाइप से ये x का मान आ गया 1/4 और 1/4। ये 1 का 5 नंबर सवाल है। इस क्या कर रहा है, इसे भी गुणनखंड विधि से हल करना है। 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो फर्स्ट हो गया 100x² और लास्ट है 1। जब गुना करेंगे तो 100x² हो जाएगा। 100 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 100 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के हमें लाना है 20। तो 20 लाने के लिए 100 का किस टाइप से अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाए, तो 100 को हम लोग भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से देंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब हमें लाना है 20। तो 20 लाने के लिए किस टाइप से जोड़ा लगाया जाए, देखा जाए तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, मतलब 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो 10 और 10 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 20, और 10 और 10 को आपस में गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा 100। इस टाइप से। अब हमें माइनस का 20 लाना है तो -10 और -10 ले लेंगे। लिखा क्या जाएगा 100x² - 10x और फिर -10x + 1 इक्वल टू 0। फिर अब देखा जाए तो इस दोनों पद में कॉमन, तो दोनों पद में 10 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो दोनों में से 10x को कॉमन निकालेंगे, तो जब 10x कॉमन निकलेगा तो 10 से 100 में भाग देंगे तो 10 बार, x² में से x निकला तो x, फिर -10x निकल गया तो बच गया 1। फिर उसी टाइप से देखा जाए तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बशर्ते यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे x माइनस में है, तो माइनस हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। अर्थात -1 को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10x। अब प्लस में से माइनस निकला तो हो गया -1 का 1 इक्वल टू 0। फिर से दोनों ही पद में 10x - 1 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 10x - 1 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया तो फिर से क्या लिखा जाएगा, जब 10x - 1 इक्वल टू 0, फिर वही चीज लिखना है, जब 10x - 1 इक्वल टू 0। दोनों ही गुणनखंड समान ही है, तो ये जो -1 उधर जाएगा तो +x, तो 10x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/4
10, ये x का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे ये जो माइनस एक उसी टाइप से हो जाएगा तो प्लस एक, इसीलिए x इक्वल टू 1/10। तो x का दो वैल्यू आया है, दोनों ही x/10 है। तो लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट हल x इक्वल टू 1/10 तथा x इक्वल टू 1/10। इस टाइप से ये आपका 1 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब सवाल 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सवाल को सही ढंग से समझिए। क्या कहा जा रहा है कि उदाहरण 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। मतलब बुक में जो भी एग्जाम्पल 1 नंबर दिया हो उस एग्जाम्पल 1 को हल करना है। तो उदाहरण 1 क्या दिया हुआ था उसे समझिए। उदाहरण 1 नंबर दिया हुआ था कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो स्थिति दिया हुआ है इस स्थिति को हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है। क्या बोला जा रहा है कथन, अब इस कथन को समझिए। कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंच हैं। मतलब क्या हुआ कि जॉन नाम का कोई व्यक्ति है और जीवंती नाम का कोई व्यक्ति है, दोनों के पास कंचों की जो संख्या है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे कहने का अर्थ हुआ वही गोली। टोटल कितने हैं तो 45 गोली है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मतलब दोनों के पास मिलाकर मान लेते हैं ये जॉन की गोली की संख्या जॉन का हो गया और ये जीवंती का हो गया। ये दोनों के कंचों की जो संख्या है ना वो 45 है। फिर आगे क्या कर रहा है कि दोनों का अर्थ हुआ कि जॉन भी और जीवंती भी दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने का अर्थ हेरा जगह। अब उनके पास कंचों की संख्या का जो उनके पास मतलब खोने के बाद अब उनके पास जो कंचों की जो संख्या है ना उनका गुणनफल 124 है। तो हम बताएंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। साधारण भाषा में ऐसे समझिए, 2 व्यक्ति है, एक हो गया जॉन, दूसरा होगी जीवंती। इन दोनों के कंचों की जो संख्या है ना उसका योगफल 45 है। अब हमें ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं, लेकिन ये जरूर है कि जॉन के कंचों की संख्या अब प्लस जीवंती की कंचों की संख्या उसका जो योगफल है वो 45 है। तो हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितना है या जीवंती के पास कितना है। तो अगर ये मान ले कि जॉन की कंचों की संख्या बराबर x, तो ये जो प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। मतलब जीवंती की कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस x। ये बात समझ गई कि जॉन की कंचों की संख्या प्लस जीवंती की कंचों दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या का जो योगफल है वो 45 है। तो जॉन की कंचों की संख्या को अगर x मानेंगे तो ये जो प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x। तो इससे यह अर्थ निकला कि जीवंती के पास टोटल कंचों की संख्या होगी 45 माइनस x। तो पहले इतने बात को लिखते हैं। लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। ये बात आप समझ गए कि जॉन के पास जो कंचों की जो संख्या है ना वो x है और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या वो 45 माइनस x है। अब प्रश्न का ये कहना है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास पहले है x, अब 5 खो देगा तो माइनस हो जाएगा 5, ये भी 5 खो देगा तो इसमें भी हो जाएगा -5। तो फिर लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे अब 5 कंचा खोने के बाद अब 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के
पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या। तो टोटल जॉन के पास कंचा था x, 5 खो दिया तो x माइनस 5, फिर तथा, फिर जीवंती भी 5 खो दे रहे हैं, तथा फिर उसी टाइप से लिखेंगे 5 कंचा खोने के बाद 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो देखा जाए तो जीवंती के पास टोटल कंचों की जो संख्या थी वो था 45 माइनस एक्स, 5 खो देगा तो हो जाएगा -5। तो लिखा क्या जाएगा 45 माइनस एक्स -5। अब ये 45 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस 5। क्या मतलब हुआ कि 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया x -5, और 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास जो कंचों की संख्या वो हो गया 40 माइनस एक्स। अब प्रश्न का यही कहना था कि 5 कंचा जब खो जाता है, मतलब दोनों का जब 5 कंचा खो जाता है, तो अब उनके पास जो कंचा जो बच जाता है उनका गुणनफल 124 है। तो देखा जाए तो कितना कंचा बच गया, तो जॉन के पास इतना बच रहा है और जीवंती के पास इतना बच रहा है, और इन दोनों का ही जो गुणनफल है ना वो 124 है। तो लिखा क्या जाएगा, इसीलिए प्रश्न से इतना गुणे इतना बराबर 124। तो आगे लिखा जाएगा x -5 इंटू 40 -5 बराबर 124। अब इसी को सरल करके यहाँ से x का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे ये 40 माइनस x होगा। अब इसे हम गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो x में 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40x, फिर माइनस x से जब x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर -5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -200, और -5 से जब -x में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5x बराबर 124। अब सजातीय पद का जोड़ घटाव करेंगे तो -x स्क्वायर अपने जगह पे, फिर आगे देखा जाए तो 40x और 5x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 का x। तो लिखा क्या आ जाएगा प्लस 45x, फिर -200, ये जो प्लस 124 इधर आएगा तो -124 इक्वल टू 0। फिर आगे लिखा जाएगा -x स्क्वायर प्लस 45x, और -200 में से प्लस -200 और -124, ये हो जाएगा -324 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट यहाँ पे चाहे तो हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट कर ले, या नहीं तो माइनस कॉमन निकाले, तो हम डायरेक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेते हैं। जब x माइनस x में -324 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, और 324 x स्क्वायर, और 324 का आवाज गुणनखंड तोड़ के हमें 45 लाना है। तो 324 का जब आप आवाज गुणनखंड तोड़िएगा तो ये आएगा 36 और 9, 36 गुने 9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 324, और 36 में 9 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 45। अब हमें प्लस 45 लाना है, तो लिखा क्या आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 36x, अब फिर प्लस 9x -324 इक्वल टू 0। फिर इतना करने के बाद इस दोनों पद में कॉमन देखा जाए तो दोनों पद में x कॉमन है, x के साथ साथ माइनस भी हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो -x को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x, प्लस में से माइनस निकला तो हो गया -36। फिर इसी टाइप से इस दोनों पद में देखा जाए तो 9 कॉमन निकल जाएगा, जब प्लस 9 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x, और 9 से 324 में भाग दीजिएगा तो ये 36 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। अब दोनों ही पद में देखा जाए
तो x माइनस 36 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बच जाएगा माइनस का x और प्लस का 9। तो फिर लिखा गया जाएगा माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो गुणनखंड आया इसे हमें सरल करना है, तो लिखेंगे क्या, जब माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस 36। फिर लिखेंगे जब x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसे सरल करना है, तो ये माइनस एक्स अपने जगह पे, ये प्लस में उधर गया तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 9। फिर आगे दूसरे को हल करेंगे, तो ये माइनस का 36 उधर गया तो हो जाएगा प्लस का 36, इसीलिए x इक्वल टू प्लस का 9। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अब तो x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग माने क्या थे, लिखे क्या थे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। तो x का दो वैल्यू आया, x का वैल्यू एक है 9 और दूसरा है x बराबर 36। कौन सा सही होगा कौन गलत होगा, तो पहले देखते हैं x के जगह पे 9 रखकर, x बराबर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 9। फिर 45 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, अर्थात जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 36, दोनों ही सही है। फिर 36 लेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगा 36, अब 45 माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब दोनों ही यहाँ 2 अतः लिखा जाएगा, अथवा करके 2 अतः लिखना पड़ेगा हमें। लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x, x का वैल्यू हम लोग 9 लेते हैं तो ये हो गया 9, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या इक्वल टू ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 9 डालेंगे तो 45 माइनस 9 ये आ गया 36। एक तो ये आता हो जाएगा, फिर लिखेंगे अथवा, ये तो 9 के हिसाब से हुआ है, अब 36 के हिसाब से फिर लिखेंगे अथवा, यही बात लिखा जाएगा। अथवा जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x, इस बार x का वैल्यू हम लोग 36 लेंगे। फिर तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगा वो 45 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू इस बार 36 लिए तो 45 माइनस 36 बराबर 9। इस टाइप से 2 9 अतः लिखा गया। यह प्रश्न आपका 2 का उदाहरण 1 का 1 बनाया भी, इसमें 2 उदाहरण था, ये था उदाहरण 1 का 1। अब उदाहरण 1 का में 2 बनाना है। अब 2 नंबर को देखिए, 2 का कहना है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, मतलब निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त करने के बराबर है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। हमें नहीं पता कि उस दिन कितने निर्माण किए गए थे, तो मान लेंगे किस टाइप से कि माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमें ये नहीं पता कि एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करते हैं, तो मान लेंगे माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x। फिर कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त के बराबर है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य
वो मूल कुछ और नहीं 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देना है, तो उतना के बराबर होता है। फिर आगे प्रश्न से ये कहा जा रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो एक खिलौने का मूल्य इतना है, एक खिलौने का जो मूल्य इतना है, और एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या इतना है, तो इस दोनों का ही गुणनफल 750 हुआ, हो गया। अब इसे ही सरल करना है। अब लिखेंगे क्या, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या इक्वल टू x। हमें ये मान ली कि एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या बराबर x। अब प्रश्न का ये कहना है कि एक दिन में जितना प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना 55 में से, मतलब 55 रुपया में से घटा एक दिन के निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाते हैं तो उतना के बराबर होता है। तो इसीलिए प्रश्न का कहना है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य हम निकालेंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, या एक खिलौने का भी मूल्य लिख सकते थे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो ये जो मूल्य है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने को घटा दे देंगे, तो 55 माइनस x मूल्य है, तो ये हो जाएगा रुपया। मतलब अब ये हुआ कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम माने हैं x। अब प्रश्न का यही कहना था कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने के प्राप्त के बराबर है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x। अब इन दोनों का ही जो गुणनफल है ना वो 750, मतलब किसी एक दिन निर्माण लागत 750 हो जाती है। तो 750 कैसे होगी, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या गुणे प्रत्येक का मूल्य, तो हो गया 750। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। गौर कीजिएगा ये भी रुपया में और ये भी रुपया में, तो रुपया से रुपया अपना कट गया। अब इसे ही हमें सरल कर देना, 55 में जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस x गुने हो गया x स्क्वायर बराबर 750। ये जो प्लस 750 इधर आएगा तो माइनस 750, इसे सजा लेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब तोड़ना है हमें इसका फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट हो गया x स्क्वायर, लास्ट हो गया माइनस 750। जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 750 x स्क्वायर। अब 750 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के हमें लाना है 55। तो 55 लाने के लिए क्या किया जाए, या तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लीजिए, एक तो ये प्रोसेस हो गया, या नहीं तो आप द्विघात सूत्र पे चले जाइए। इस सवाल में ये कहीं नहीं कह रहा है कि द्विघात सूत्र से हल करें या गुणनखंड विधि से हल करें या पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। अब हमें जिससे सहूलियत हो उससे हम लोग हल करेंगे। तो या तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लीजिए, या नहीं तो हम लोग द्विघात सूत्र से हल करते हैं। जब बड़ा डिजिट है तो द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए a बराबर, तो a का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस 1, कॉमा b बराबर तो 55 तथा c बराबर ये हो गया 750। इसीलिए द्विघात सूत्र से क्या है चर x, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो गया द्विघात सूत्र। अब सबका वैल्यू हम लोग डालेंगे, तो b का वैल्यू देखा जाए तो b का वैल्यू प्लस का 55 है। फिर अब आगे क्या लिखा जाएगा, माइनस b तो हो जाएगा माइनस 55, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b के जगह पे है 55 तो हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुने a के जगह पे था माइनस 1
प्लस 4AC, तो सी के जगह पे था 750, फिर बटा 2A, तो 2 गुने ए के जगह पे था -1। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो फिर -55 का हो गया -55 प्लस माइनस अपने जगह पे रूट अंडर 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, 55 का स्क्वायर होता है 3025, तो ये हो जाएगा 3025, फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 इकाई कीजिएगा तो 4, और 4 से 750 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3000, फिर बट्टा 2 गुने ए, तो 2 गुने ए, तो -1 में जब 2 से गुना करेंगे तो -2, फिर इसे अब आगे सरल करेंगे, फिर से -55 अपने जगह पे प्लस माइनस अपने जगह पे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। सॉरी, सी का जो वैल्यू है वो है -50, ठीक है, ये सी का वैल्यू -750 है, तो सी का वैल्यू -750 होगा, यहाँ भी हो जाएगा -750, ये गुना करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ चीज ठीक है। तो 3025 में से 3000 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25 बट्टा -2, फिर इसे जब सरल करेंगे तो -55 का हो गया -55 प्लस -25 हो गया 5 का और बट्टा -2। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो इसीलिए अल्फा बराबर प्लस -55 प्लस 5 बट्टा 2, इसे सरल करेंगे तो हो जाएगा -55 में से 5 चला जाएगा तो -50 बटा 2, और 2 से 50 कटेगा 25 बार में, मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया 25। फिर तथा बीटा इक्वल टू, तो बीटा केवल यहाँ पे जो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो इस बार माइनस में लेंगे आ जाएगा, तो लिखा क्या जाएगा -55 और फिर -5 बटा 2, सॉरी ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का 25 ही ठीक है अपने जगह पे, फिर ये -2 का -2 हो गया, तो -55 और -5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 60 कटेगा 30 बार, तो ये आ गया आपका 30, मतलब ये प्लस का 25 और बीटा का वैल्यू प्लस का 30। अब अल्फा क्या है और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा कुछ नहीं, एक्स का मान हो गया, मतलब एक्स का वैल्यू एक बार प्लस का 25 और एक बार 30। अब एक्स को हम लोग क्या माने थे, तो एक्स को माने थे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे, मतलब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 25 होगा या तो फिर 30 होगा, तो लिखा क्या जाएगा फिर, अतः एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या इक्वल टू 25 तथा 30, तथा नहीं यहाँ पे या होगा 25 या 30, मतलब एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या 25 अथवा 30, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर आगे प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का कहना है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, मतलब ऐसी 2 संख्या, मतलब पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या, उसका जो योगफल है ना वो 27 है, मतलब पहला जोड़ दूसरा बराबर 27, तो हमें ना पहला पता है ना दूसरा पता है, तो अगर पहला को x मानेंगे तो ये +x इधर आएगा तो -x, मतलब दूसरा हो जाएगा 27 - x। इनका जो गुणनफल है यही 2 संख्या है, मतलब ये मान लें कि पहला संख्या x, तो जब पहला संख्या को x मानेंगे तो भाई दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या कुछ और नहीं 27 - x होगा, क्योंकि पहला संख्या और दूसरा संख्या का योगफल 27 होना चाहिए। तो लिखा क्या जाएगा, माना कि पहला संख्या इक्वल टू x, जब पहला संख्या x होगा तथा तो दूसरा संख्या
तो दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब हमें पहला संख्या पता है, दूसरा संख्या पता है, तो इसीलिए प्रश्न क्या कहना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो 182 है। तो प्रश्न से x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसे सरल करना है, जब इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा x में 27 से गुना करेंगे तो 27x माइनस एक्स गुना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये जो प्लस का 182 है इधर आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा। तो फिर आगे क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसे दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं, या तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लीजिए या नहीं तो फिर द्विघात सूत्र से हल कर लीजिए। तो हम लोग इसका फर्स्ट इंटू लास्ट ही हम लोग तोड़ेंगे। जब फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर में जब माइनस 182 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 182 में जब एक्स से गुना करेंगे तो प्लस का 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। जब 182 का आवाज गुणनखंड तोड़िएगा तो हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट से हल कर रहे हैं, तो प्लस का लाना है हमें 27, तो 27 लाने के लिए ये हो जाएगा 13 और 14। जब फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब इसका आवाज गुणनखंड तोड़िएगा तो जो भी आवाज गुणन संख्याएं प्राप्त होगी उनका गुणनफल 13 और 14 के हिसाब से हो जाएगा। तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और 13 गुना 14 करेंगे तो हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। तो लिखा क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x और फिर प्लस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर अब इस दोनों पद में देखा जाए तो कॉमन x साथ साथ माइनस भी कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस एक्स जब कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 14। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो प्लस का 13 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब दोनों ही पद में से x माइनस जब 14 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। फिर अब ये गुणनखंड आ गया तो लिखेंगे जब माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स प्लस 13, तो माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। और फिर लिखेंगे जब x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को बारी बारी हम लोग सरल करेंगे, तो ये ध्यान देना प्लस 13 हो जाएगा तो माइनस 13, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 13, माइनस से माइनस कट जाएगा इसीलिए x इक्वल टू आ गया 13। फिर दूसरे में देखा जाए तो ये माइनस 14 हो जाएगा तो प्लस 14 इसीलिए x इक्वल टू 14। तो x का दो वैल्यू आया, एक 13 और दूसरा 14। तो x को हम लोग क्या माने हुए थे, तो x को माने हुए थे कि माना कि पहला संख्या इक्वल टू x, इस हिसाब से दूसरा संख्या हुआ था 27 माइनस एक्स। तो x का दो वैल्यू आया, एक 13 और दूसरा 14, दोनों के हिसाब से पहला और दूसरा संख्या ज्ञात होगा, मतलब यहाँ दो बार अतः लिखा जाएगा। लिखेंगे क्या, अतः पहला संख्या इक्वल टू x, x के जगह पे हम लोग 13 लेंगे तो हो गया 13। अब इसके हिसाब से दूसरा संख्या निकालेंगे तथा दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स। एक्स के जगह पे 13 डालेंगे तो 27 माइनस 13, 27 में से 13 जाएगा तो आ गया 14। जब 13 लिए एक्स का वैल्यू तो पहला संख्या 13 प्राप्त हो रहा है और दूसरा संख्या 14 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग x बराबर 14 लेकर देखेंगे कि x बराबर 14 लेने पर क्या होगा। अथवा पहला संख्या इक्वल टू x, x के जगह पे इस बार लेंगे 14। फिर तथा दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स। फिर x के जगह पे 14 डालेंगे तो 27 माइनस 14, तो इस हिसाब से हो जाएगा 13। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का कहना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का अर्थ हो गया लगातार, मतलब दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योगफल 365 हो। तो क्रमागत का अर्थ हो गया लगातार। लगातार कहने का अर्थ हो जैसे 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस टाइप का
क्रमागत बोला जाएगा। जैसे पहला संख्या अगर सपोज 108 है तो 108 के बाद अगला संख्या क्या है 109, 109 के बाद आगे क्या होगा 110। तो कैसे पता किए कि 110? कुछ नहीं, 109 में एक जोड़ दिए हैं तो अगला संख्या प्राप्त हो गया। तो अगर हमें ये नहीं पता है कि पहला संख्या क्या है या दूसरा संख्या क्या है, तो अगर पहला संख्या को x लेंगे तो इसके बाद वाला संख्या होगा x+1। जैसे पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या क्या होगा 2। कैसे 2 आया? 1 में एक जोड़ दिए तो प्राप्त हो गया 2। फिर इसके बाद को वाला संख्या तो 2 में एक जोड़ दीजिए 3, फिर इसके बाद वाला संख्या तो 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 4। इस टाइप से तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना कि दो क्रमागत पूर्णांक कहा जाएगा। तो माना कि पहला पूर्णांक इक्वल टू x। जब पहला x लेंगे तो दूसरा हो जाएगा x+1। तो माना कि पहला पूर्णांक इक्वल टू x तथा दूसरा पूर्णांक इक्वल टू x+1। अब हमें ये पता है कि पहला पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक क्या है। अब इसीलिए प्रश्न का ये कहना है कि वो जो भी पूर्णांक हो ना उनका वर्गों का योगफल 365 है। मतलब क्या हुआ कि पहला पूर्णांक का वर्ग और जो दूसरा पूर्णांक का वर्ग बराबर हो जाएगा 365। तो लिखेंगे क्या? इसीलिए प्रश्न से पहला पूर्णांक का वर्ग और जोड़ हो गया दूसरा पूर्णांक का वर्ग बराबर हो गया 365। अब इसे सरल करना है तो सरल करने के लिए ध्यान दे लीजिएगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है। तो लिखा गया जाएगा x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस 2 गुने a और गुने b बराबर 365। फिर इसे सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 2। तो लिखेंगे क्या? 2x स्क्वायर प्लस 1 जोड़ 2x इक्वल टू 365। अब ये जो प्लस 365 इधर आएगा तो माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। और फिर सजातीय पद का जोड़ घटा होगा तो 2x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 2x अपने जगह पे, 365 में से एक जाएगा तो 364 इक्वल टू 0। अब तीनों ही पद में देखा जाए तो सब में कुछ कॉमन है, सब में देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 जब कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। इधर 2 गुना में उधर जाएगा भाग में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2। ये हो जाएगा 0। अब इसका हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में माइनस 182 से गुना करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर। 182 का आवाज गुणन खंड तोड़ के यहाँ ना कुछ है तो हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए फिर से जस्ट स्टॉक का सवाल भी सोल्व किए थे 13 और 14। 13 गुने 14 हो जाएगा 182, 14 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा। लिखा गया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का लाना है तो प्लस का 14x प्लस फिर माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस दोनों पद में देखा जाए तो इस दोनों पद में हम लोग कॉमन निकालेंगे। इस दोनों पद में x कॉमन आ जाएगा तो जब x कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या, x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 14, उसमें से कॉमन निकल जाएगा 13, दोनों में माइनस भी कॉमन निकलेगा और माइनस 13 जब कॉमन निकलेगा तो माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों पद में से x प्लस 14 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर आगे लिखा जाएगा जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे जब x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, ये माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13। x को हम लोग क्या माने थे, तो x को हम लोग माने थे पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है, एक आ रहा है 13 और एक आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है सर, एक माइनस का 14 आ रहा है, दूसरा 13 आ रहा है, माइनस का 14 और 13 आ रहा है। तो पूर्णांक कहा जा रहा था, हमें ये नहीं कहा जा रहा था कि वो जो पूर्णांक है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। लेकिन इसमें गौर किया जाए
कह रहा है कि दो, यहाँ पे सवाल का कहना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अर्थात माइनस वाला जो वैल्यू है ना वो असंभव हो जाएगा, वो संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न का कहना है कि धनात्मक पूर्णांक। इसीलिए अगर ये धनात्मक का जिक्र ना करता तो दोनों ही वैल्यू संभव था। अगर इसका जिक्र ना किया होता, सीधा लिखा रहता दो क्रमागत पूर्णांक, तो दोनों ही वैल्यू संभव था। लेकिन धनात्मक का जिक्र करने से ऋणात्मक वाला संभव नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो -14 है ये इसके बगल में लिख लेंगे असंभव, मतलब ये वैल्यू संभव नहीं होगा। x का केवल वैल्यू 13 होगा। x को हम लोग क्या माने थे? पहला पूर्णांक, तो लिखा क्या जाएगा अतः पहला पूर्णांक इक्वल टू x का वैल्यू हो गया 13। जब x का वैल्यू पता है तो पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? तो दूसरा पूर्णांक एक उससे एक अधिक, क्रमागत का अर्थ ये हुआ, तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, x के जगह पे डालेंगे 13, तो 13 1 हो गया 14। इस टाइप से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 5 का कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। मतलब ये सपोज दैट ABC ABC एक सपोज दैट ये समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज की जो ये ऊंचाई है आधार से 7 कम है। यदि कर्ण इसका 13 सेमी है तो इसकी अन्य दो भुजा, मतलब अन्य दो भुजा कहने का अर्थ हुआ आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ है 13 सेमी, और ये जो ऊंचाई है AB आधार से 7 कम है। तो ऊंचाई अगर आधार, मतलब ये हुआ कि इसकी जो ऊंचाई है ये 7 कम है, आधार 7 अधिक है। तो अगर इसको x सेमी लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 7 सेमी, मतलब ये 7 अधिक है। तो लिखेंगे क्या? माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x सेमी। जब ऊंचाई को x सेमी लिए तो इसीलिए प्रश्न का ये कहना है कि आधार ऊंचाई से 7 सेमी अधिक है, तो इसीलिए प्रश्न से आधार बराबर, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7 सेमी। ये अब हमें देखा जाए तो ये पता है और ये पता है। अब प्रश्न का ये भी कहना है कि कर्ण कितना? तो कर्ण है 13 सेमी। तो लिखेंगे तथा कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर हो गया 13 सेमी। अब इस त्रिभुज में देखा जाए तो तीनों भुजा की लंबाई पता है, दो भुजा अज्ञात राशि है, और इस दोनों भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। इस दोनों भुजा की लंबाई तब ज्ञात होगा जब x का मान पता हो। तो हम लोग करेंगे क्या? पाइथागोरस का यूज करके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से x का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखा क्या जाएगा? अब समकोण त्रिभुज ABC में, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AB स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AB का वैल्यू देखा जाए तो हम लोग माने हुए हैं x, फिगर में देख लीजिए, तो x ये हो गया, ये x प्लस 7 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुने a गुने b बराबर 13 का x स्क्वायर हो जाएगा 169। आगे क्या लिखा जाएगा? x का स्क्वायर फिर प्लस x का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और फिर प्लस ये हो जाएगा 7 दूना 14x। तो लिखा क्या जाएगा? प्लस 14x इक्वल टू 169। पहले सजातीय पद को जोड़ लेते हैं, तो x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और ये प्लस का 14x अपने जगह पे, और ये प्लस 49 अपने जगह पे, और ये प्लस 69 169 इधर आ गया तो माइनस 169 इक्वल टू 0। फिर इसे आगे जब सरल करेंगे तो लिखा क्या जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 169 में से प्लस 49 चला जाएगा तो बचेगा माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर तीनों ही पद में देखा जाए
तो तीनों ही पद में से 2 कॉमन आने वाला है। 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 0 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट होंगे तो फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर, लास्ट हो गया 60, गुना करेंगे तो 60 एक्स स्क्वायर, लाना है हमें 7 तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। तो लिखा गया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों पद में कॉमन देखा जाए तो x आई इस दोनों में -5, तो जब x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12 और उसमें -5 कॉमन निकलता तो -5 निकल जाएगा तो हो जाएगा x माइनस निकला तो प्लस, 12 पंचे 60 तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। दोनों ही पद में से जब x प्लस 12 निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर लिखा गया जाएगा जब x प्लस 12 इक्वल टू 0, फिर आगे जब x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये प्लस 12 उधर जाएगा तो -12, फिर ये -5 उधर जाएगा तो +5। x को हम माने थे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए वैल्यू हो जाएगा असंभव, मतलब x का वैल्यू हो गया 7। तो अब लिखेंगे क्या, अतः हम माने थे कि माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, हमें अन्य दो भुजा याद करना था, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजा, मतलब में ऊंचाई x सेमी, x के जगह पे 5 और आधार 12 सेमी 7 + 5। तो फिर आगे क्या लिखा जाएगा, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x सेमी, x के जगह पे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 सेमी, तथा आधार बराबर x प्लस 7 सेमी, x के जगह पे 5 लेंगे तो 5 + 7 सेमी, ये हो जाएगा 12 सेमी। इस टाइप से आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर आगे जो प्रश्न है 6 नंबर, ये लास्ट सवाल है। क्या कहा जा रहा है 6 नंबर की एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, मतलब एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। फिर आगे प्रश्न का यह कहना है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 में से 3 अधिक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व किए थे, उसमें एग्जाम्पल जो 2 था उस टाइप में उदाहरण एक का जो सवाल था उसका उदाहरण 2 था, उसी टाइप का प्रश्न है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 नंबर हम लोग सोल्व किए उसी टाइप का प्रश्न है। तो फिर कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से ध्यान दीजिएगा, आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 चीज निर्माण करना है। एक तो बताना ये है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, न पता है तो मान लेंगे माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x। फिर आगे ये कहा जा रहा है नग के बारे में कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमें ज्ञात भी करना है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो हो गया 2x से 3 अधिक तो +3। ठीक, तो फिर उसके बाद करा यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो ये जो 90 रुपया है कुछ और नहीं, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या अगुने हो जाएगा नगों की संख्या, मतलब नग में जो लागत लग रहा है वो, इस दोनों का ही जो गुणनफल है वो 90 रुपया है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये लिखेंगे माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x और फिर प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा इसका 2 गुना, अब इससे भी 3 अधिक, इस टाइप से। तो लिखा जाएगा आंसर में माना कि बर्तनों की संख्या इक्वल टू x, तो बर्तनों की संख्या x होगी। अब इसीलिए ये प्रश्न का ही कथन है कि नग की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रश्न से प्रत्येक
नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत इक्वल टू हो जाएगा x का दुगुना, तो हो गया 2x प्लस 3। अब प्रश्न का ये कहना है कि टोटल उस दिन जो निर्माण किया गया ना उसमें लागत 90 रुपया था। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या अगुने नग की लागत, इसका जो गुणनफल होगा वो 90 रुपए के बराबर होगा। अब इसी को हमें सरल कर देना है। तो x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, ये प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो हो जाएगा 180x स्क्वायर, 180 का आवाज गुणनखंड तोड़ के हमें लाना है 3, तो 3 लाने के लिए 15 और 12, 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180, अब 15 में से 12 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3, तो लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो कुछ x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो x निकलेगा तो हो जाएगा 2x प्लस 15, इसमें से माइनस 6 कॉमन निकल जाएगा, 6 दूना 12 और 15 छक 90, माइनस 6 कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस निकलने के बाद प्लस 15 छक 90 इक्वल टू 0। अब दोनों ही पद में से 2x प्लस 15 कॉमन निकल जाएगा, तो 2x प्लस 15 निकलने के बाद अंदर बचेगा x माइनस 6, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, फिर लिखा जाएगा जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये प्लस 15 हो जाएगा तो माइनस 15, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 15 बटा 2। फिर आगे ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, तो x का 2 वैल्यू आया, एक हो गया 6 और दूसरा हो गया माइनस 15 बटा 2। x को माने थे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कभी भी इतना नहीं हो सकता, इसीलिए ये हो जाएगा असंभव, मतलब बर्तनों की संख्या होगी 6। तो लिखेंगे क्या, अतः बर्तनों की संख्या इक्वल टू x का वैल्यू है 6, तो हो गया बर्तनों की संख्या 6, तथा नग की लागत, नग की या प्रत्येक नग की लागत, तो नग की लागत थी बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुने x का वैल्यू 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 18। ठीक है, इस टाइप से ये प्रश्न संख्या आपका 4.2 पूर्णतः कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।